बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल जो हैं वो चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 5, 7 और 10 आज हम ये 3 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक के जो हैं वो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 4.5 सोल्व करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ क्रो बार इज़ यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन द गिवन फिगर। ये हमें ना एक क्रो बॉल की फिगर गिवन है। कह रहा है कि ये जो क्रो बॉल है ना, ये यूज होता है एक वुडन बॉक्स को उठाने के लिए यूज कर रहे हैं। इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार। कह रहा है अगर हम इसके इस एंड पर डाउनवर्ड साइड पे 250 न्यूटन की फोर्स लगाई ना, तो हाउ मच वेट डज द अदर एंड बियर। तो इसका जो ये वाला क्रो बॉल का ये वाला एंड है ना, ये एंड कितना वजन उठा सकता है या उठाने का बोझ जो है बर्दाश्त कर सकता है। द क्रो बार इट सेल्फ हैज़ निगलिजिबल वेट। और इस क्रो बॉल का जो अपना वजन है ना, वो ना होने के बराबर है, मतलब ज़ीरो है, निगलेक्ट है। ये हमें गिवन है। तो अब हम इसका गिवन डाटा जो है वो देख लेते हैं। आई होप सो कि आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई है। हमारे पास है गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें डाउनवर्ड साइड पे फोर्स गिवन है, जिसको हमने डिनोट कर दिया। F हमारे पास इक्वल है 250 न्यूटन। और हमारे पास यहाँ पे ना दो जो है वो लेंथ गिवन है। L1 लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन है, जिसको 30 सेंटीमीटर से डिनोट किया है, उसको मैंने लिख दिया L1 इज इक्वल है 30 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि हमारे पास लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो आप लिखोगे 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू मीटर। तो आपके पास आ जाएगा, जब आप कैलकुलेटर पे 30 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर। और L2 हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास है यहाँ से लेकर, यानी कि जो इस क्रो बॉल का जो आगे वाला एंड का सिरा है ना, इसकी हमें लेंथ गिवन है L2, जिससे हम कहेंगे, और वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। L2 हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगेन हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 5 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 मीटर। ये आपके पास कैलकुलेटर पे आ जाएगा, ठीक है। जो वुडन बॉक्स है ना, ये जो वुडन बॉक्स है, इसका आपने वेट फाइंड करना है कि ये क्रो बॉल जो है ये कितने वजन का ये वुडन बॉक्स जो है वो का वजन उठा सकता है। वेट हमने फाइंड करना है। अब हमने सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करने के लिए आपको जो है यूज़ करना पड़ेगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के लिए आप हमारे पास ये वाला पॉइंट है ना, क्रो बॉल के एंड वाला ये वाला पॉइंट है इसका सेंटर, ठीक है। सेंटर यानी कि ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इस साइड पे जितना मूवमेंट होगा ना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, वो इक्वल होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट के जो इस साइड पे है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमें ये कहता है ना कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल है क्लॉकवाइज मूवमेंट के। और आपने देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास क्या है? F इंटू L1। तो आपने लिख देना है F क्रॉस L1 लिख दिया, इज इक्वल है क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास क्या है? W क्रॉस L2। तो आपने लिख देना है W क्रॉस L2। तो हमारे पास ना यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू, आपने जस्ट अपनी वैल्यूज़ की पुट कर देनी है। फोर्स हमारे पास क्या था? 250। तो आपने ना इसकी जगह पे लिख देना है 250 मल्टीप्लाई L1 हमारे पास क्या है? 0.3 मीटर। तो आपने पुट कर देना है 0.3 मीटर। इक्वल जगह इक्वल आ गया। वेट हमने फाइंड करना है, वेट एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई L2 हमारे पास क्या है? 0.05। तो आपने इसकी जगह 0.05 लिख दिया है। अब आपने कैलकुलेटर पे 250 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75। इक्वल की जगह इक्वल आ गया, W मल्टीप्लाई 0.05। अब हमने वेट फाइंड करना है ना, जो हमने फाइंड करना होता है ना वो अपनी जगह भी रहता है, उसके साथ जितनी वैल्यूज होती है ना वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती हैं। अब वेट के साथ 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वल को साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपने कैलकुलेटर पे 75 को डिवाइड करना है 0.05 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1500। ये वेट हमारे पास आ गया। हमने वेट ही फाइंड करना था। वेट हमारे पास आ गया 1500 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रो बॉल इस वुडन बॉक्स को जो उठाएगा ना, तो इस वुडन बॉक्स का जो वेट होगा ना वो होगा 1500 न्यूटन। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। न्यूमेरिकल नंबर 7,
न्यूमेरिकल नंबर 7 को ना आपने ज़रा ध्यान से करना है। 7 और 10 ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम द रोप इज pulled to the right by the horizontal force F. The rope makes an angle of 60 degree with the ceiling as shown in the given figure. हमें ये given figure जो है ये भी दी गई है। Determine the magnitude of the force and the tension T in the string. अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ डायग्राम से। डायग्राम में हमें कहा गया है कि ये ना हमारे पास एक रिजिड फिक्स स्पॉट है। हमने इस फिक्स स्पॉट के साथ ना एक स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, एक डोरी है। इस स्ट्रिंग के साथ हमने एक बॉल को अटैच किया हुआ है और ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो डोरी है, ये सीलिंग के साथ जो एंगल बना रही है ना, वो हमें गिवन है 60 डिग्री। और इस बॉल का जो हमें वेट गिवन है ना, वो हमें इसका वेट गिवन है 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन वेट की बॉल को इस स्ट्रिंग के साथ हमने अटैच किया हुआ है। और ये जो हमने इसको सीलिंग के साथ ना एक रिजिड ये सपोर्ट है, इसके साथ इसको जोड़ दिया हुआ है। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमने फाइंड करना है कि इस बॉल पे हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लगेगी ना, यानी कि जब आपके पास ये एक बॉल है, तो जब आप इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली जब आप इसको यहाँ से फोर्स लगाओगे, जब ये मूव करेगी ना इस तरह बॉल, जिस तरह आप इस तरह जब मूव करेगी ये, तो यहाँ से जब उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे, आपने वो फोर्स फाइंड करनी है। और दूसरा, आपने इस स्ट्रिंग के अंदर तो टेंशन प्रोड्यूस होगा ना, वो टेंशन हमने फाइंड करना है। तो हम गिवन डाटा देख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। एक हमें वेट गिवन है बॉल का, जिसको हम 5 न्यूटन से डिनोट करेंगे। दूसरा हमें एंगल गिवन है, जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 60 डिग्री। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। हमने फोर्स फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो यहाँ से लग रही है इस बॉल पे, ये फाइंड करनी है। और हमने टेंशन टी फाइंड करना है। तो ये आपके सामने मैंने दोबारा से डायग्राम बना दी हुई। ये हमारे पास सीलिंग है, एक रिजिड फिक्स स्पॉट है, इसके साथ एक स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है, स्ट्रिंग के साथ एक बॉल है। इस बॉल का जो वजन है ना W, वो हमारे पास गिवन है 5 न्यूटन। और ये जो जब आप इस बॉल पे हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाओगे, जिससे ये बॉल मूव करने लग जाएगी, वो फोर्स फाइंड करनी है। और इस स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपने देखना है कि अब किस तरह से ना ये फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम बड़ी खूबसूरती से इसके ऊपर लग रही है। वो हमारे पास क्या हम देखेंगे, आपको पता है कि बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन हमें कहती है सम ऑफ आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हम फोर्स के कंपोनेंट्स की बात करें, तो हमें कहते हैं कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है, समीशन ऑफ फोर्स का एक्स कंपोनेंट वो है, जो वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। और फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम वाई कंपोनेंट कहते हैं, वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। ये हमारे पास होती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तब हम देखते हैं कि इसके ऊपर ना किस तरह से जो है वो फर्स्ट कंडीशन लग रही है। हमने ये स्ट्रिंग को ना सबसे पहले इसके अंदर जो ये टेंशन है ना, टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, आपने इस टेंशन को ना इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। तो देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पे अगेन आपके सामने ये डायग्राम बनाई है। ये बॉल है, ठीक है। इस बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है W, जिसको हमने बोला था हमारे पास हुआ है 5 न्यूटन। और फिर हमें कहा जा रहा था कि ये हमारे पास है टेंशन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ना हमारे पास लग रही है टेंशन। अब हमने इस टेंशन को ना इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। तो देखिए ज़रा, जब इस टेंशन को इसके कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो जो हमारे पास होता है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे ना, तो एक्स एक्सिस के सामने वाला एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस के सामने वाला वाई एक्सिस होता है। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाई कर रहा है, ये सारी लाइन एक्स एक्सिस की है। तो एक्स एक्सिस को जब आप इस टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे ना, तो ये सामने वाले को बोलूँगी टी कॉस थीटा क्या है हमारे पास, इस टेंशन टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम कहते हैं टी कॉस थीटा। और इसी टी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिसको हम वाई कंपोनेंट कहते हैं, वो हमारे पास होता है टी साइन थीटा। मतलब इस टी को हमने दो कंपोनेंट में सोल्व कर लिया है, एक टी साइन थीटा में
और एक टी कोस थीटा में। कोस थीटा जो है ना वो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है और जो हमारे पास साइन थीटा ना ये वाई कंपोनेंट है। देखा ना, आपको पता है, अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं ना, इधर बताती हूँ, देखिए जरा, ये आपको पता है ना, ये हमारे पास कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, तो ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर वाला होता है वर्टिकल यानी कि ये हमारे पास होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारे पास होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। देखिए ज़रा, ये जो ये लाइन होती है ना, ये होती है एक्स एक्सिस की लाइन जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहती हैं, और ये जो ये वाली लाइन होती है ये होती है वाई एक्सिस की, जो हम उसको हम वर्टिकल कहते हैं। तो देखो इसी को ना हमने ये, यानी कि अगर हमारे पास ये टेंशन टी है तो हमने इसको इस वाले कंपोनेंट में, यानी कि इस वाले कंपोनेंट में जो रिजोल्व करेंगे तो ये हमारे पास वाई वाली होगी, टी साइन थीटा होगी, और ये जो ये वाली लाइन है इसके सामने वाली जो होगी ना, अगर ये वाली लाइन जो वो एक्स एक्सिस की है तो सामने वाली भी एक्स एक्सिस की ही होगी। तो इसलिए इस टी को ना आपने इसके कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया है, उसको आपने बोला टी कॉस थीटा और ये वाला हो गया टी साइन थीटा। ठीक है, अब हमने देखना है कि एक्स एक्सिस पे हमने बोला था फर्स्ट कंडीशन में कहती है कि फॉर समीशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। अब देखना आपने एक्स एक्सिस पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। अब देखिए हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, एक हमारे पास ये फोर्सेस लग रही है ना, ये वाली, देखिए ज़रा, टी कोस थीटा, और एक हमारे पास ये फोर्स लग रही है इस वाली डायरेक्शन में एफ। ठीक है, ये दोनों एक्स एक्सिस पे फोर्सेस है। एक्स एक्सिस में आपको बताया था ना, एक्स एक्सिस ये वाला होता है, ये वाला सारा एक्स एक्सिस है। तो ये वाली जो है टी कोस थीटा ये, और ये वाली फोर्स, ये दो फोर्स जो है ना, ये इस बॉल को बैलेंस में ना, बैलेंस की कंडीशन में रखेंगी एक्स एक्सिस के फॉर्म में। और यहाँ पे ये जो ये फोर्स है ना, टी साइन थीटा और उसका वेट, ये वर्टिकल में दो फोर्सेस हैं, यानी कि ये दोनों फोर्सेस डब्ल्यू वेट इस बॉल का और टी साइन थीटा ये एक दोनों को बैलेंस करेंगी, और ये वाली जो फोर्स एफ है और ये टी कॉस थीटा ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। अगर मैंने यहाँ से आपको फिगर से बताऊँ ना, यहाँ से देखे था मैंने इसको, अगेन इस चीज़ों को यहाँ लिखा हुआ है, इस फोर्स यानी कि ये जो फोर्स है ना इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, और ये जो टी कॉस थीटा है ना इसकी डायरेक्शन इस साइड को है। और मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास जब यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यानी कि इस साइड पे जो डायरेक्शन है, इस साइड पे जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस साइड पे जो डायरेक्शन है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तो जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ से जो डायरेक्शन है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव। ऐसे ही है ना। और ये देखिए नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है वाई की नेगेटिव, और अपवर्ड जो वाई की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव। हम अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ से देखिए ज़रा, हमारे पास ये वाला डायरेक्शन की साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन है ना वो है हमारे पास फोर्स, जिसको हम पॉजिटिव रखेंगे। फोर्स को हमेशा यहाँ पे, क्योंकि ये बॉल की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है, राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो इसलिए फोर्स पॉजिटिव होगी। और यहाँ से देखिए ज़रा, ये जो हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से मैंने ड्रा किया ना टी कॉस थीटा, इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो ये नेगेटिव होगी। ठीक है, एफ माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये कौन सी फोर्सेज है, ये एक्स एक्सिस पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स एफ जिसको इस पर रखेंगे और नेगेटिव टी कॉस थीटा रखेंगे। ठीक है, नेगेटिव, आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हो, देखो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो आपको पता है कि नेगेटिव जरूर आता है, दरमियान में एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। और अब आपने याद रखना है किसको नेगेटिव रखना है किसको पॉजिटिव रखना है। फोर्स को आपने पॉजिटिव रखना है, क्यों, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द कार्ड, ये कंपोनेंट की निस्बत ना, मैंने आपको बताया, इससे आपने याद रख लेना है कि इसकी डायरेक्शन एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इस वजह से ये प्लस का होगा, और इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए ये नेगेटिव होगा। तो ये आपके पास आ गया। आपके पास जो इस फिगर नंबर 2 से आपने बताया कि फोर समीशन ऑफ एक्स एक्सिस पे जो फोर्सेस आ रही हैं वो 0 के बराबर है। वो हमारे पास कौन से दो फोर्सेस हैं, एक एफ माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो अगर हमने यहाँ से एफ फोर्स फाइंड करनी हो तो फोर्स अपनी जगह पे रहेगी ना, तो ये माइनस टी कॉस थीटा जब इक्वल टू साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टी कोस, और थीटा हमारे पास क्या था 60 डिग्री, तो आपने इसकी जगह 60 डिग्री लिख लेना है। जब तक आपके पास टेंशन टी का को नहीं पता होगा आप फोर्स नहीं फाइंड कर सकते, तो इसलिए आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब हमारे पास आ गई हैं फोर समीशन ऑफ वाई फोर्सेज, यानी कि फोर्स की वर्टिकल जो जितनी भी फोर्स लग रही है ना वो भी उसका 0 के बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब आपने मुझे बताना है कि मैंने आपको बताया था ना कि वर्टिकल दो फोर्स लग रही है, उसका अपना वेट और एक उसका टी साइन थीटा, ये मैं यहाँ पे भी लिख दिया। ये हमारे फिगर नंबर 3 में भी आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो। ये हमारे पास बॉल है, बॉल पे वर्टिकल दो फोर्स लग रही है, एक उसका अपना वजन W है और दूसरा टी साइन थीटा है। तो देख ले ज़रा, डाउनवर्ड हमने बोला था, जो डाउनवर्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है ना, ये देख लिया इसके मुताबिक। तो हम इसलिए ना वेट को रखेंगे नेगेटिव
वेट को रखेंगे नेगेटिव और टी साइन थीटा को रखेंगे पॉजिटिव, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, इसकी ऊपर है इसकी इधर है, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से दरम्यान में माइनस आएगा, तो आपके पास आ जाएगा टी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो आपने अब यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, टी एज इट इज साइन थीटा की जगह आप लोग थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी 60 डिग्री, तो आपने इसी जगह 60 डिग्री लिख देना है। 60 डिग्री इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू आपके पास क्या गिवन था, हमें डब्ल्यू गिवन है 5 न्यूटन, देख ले 5 न्यूटन ही गिवन है ना, तो आपने इसी जगह लिख देना है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन आपके पास आ गया है इसका वेट। अब आपने ना यहाँ पे साइन 60 डिग्री को कैलकुलेटर पे आपने लिखना है साइन 60, तो जब आप कैलकुलेटर पे साइन 60 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.866, तो आपने इसी जगह लिख देना है 0.866। अब ये टी जो है ये वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो टी टेंशन अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। 0.866 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो अब आपने 5 को डिवाइड करना है कैलकुलेटर के ऊपर 0.866 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.8, और टेंशन का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, तो हमारे पास टेंशन आ गया, हमारे पास टेंशन आ गई है ना। अब हमने फाइंड करनी है फोर्स, तो फोर्स फाइंड करने के लिए आपने पुट करना है टेंशन की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, आप लिखना है पुट टी इज इक्वल 5.8 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप पुट करोगे तो आपके पास एफ इज इक्वल आ जाएगा टी को 60 डिग्री, टी को 60 डिग्री, तो टी की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी है, टी की वैल्यू हमारे पास आई थी 5.8, तो आपने इस जगह 5.8 लिख दिया। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री को आपने कैलकुलेटर पे करना है, तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। अब आपने 0.5 को ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेटर ऊपर लिखना है और 5.8 को भी ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 2.9, तो हमारे पास फोर्स का यूनिट भी होता है न्यूटन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फोर्स इस इक्वल आ गई 0.9 न्यूटन। ये आपके पास जो है हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, टेंशन भी आ गई, टेंशन जो कि 5.8 न्यूटन आई है, और हमारे पास फोर्स भी आ गई जो हमारे पास 0.2 न्यूटन आई है। तो आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। पास ये लास्ट न्यूमेरिकल है 4.10, इसकी स्टेटमेंट मैं आपके साथ पढ़ लेती हूँ। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन द गिवन फिगर इफ द ब्लॉक वेट 150 न्यूटन। ये हमें फिगर गिवन है, कह रहा है कि ये हमारे पास ना एक रिजिड सपोर्ट है जिसके साथ दो स्ट्रिंग को मतलब दो रस्सियों को अटैच किया हुआ है। एक रस्सी जो है हमारे पास ये है जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और दूसरी स्ट्रिंग जो है जो ये उल्टा एल की फॉर्म है, ये एक ही है, ठीक है, ये एक ही वो जो है रस्सी है हमारे पास, स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग जिसको उल्टा एल है ये एक ही है स्ट्रिंग, तो ये एक और ये एक, दो स्ट्रिंग के साथ एक बॉक्स को अटैच किया हुआ है, और इस बॉक्स का हमें जो है वो वेट गिवन है 150 न्यूटन जो कि डाउनवर्ड है। और हमने इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है ना मतलब टी जो है वो फाइंड करना है। तो इसका गिवन डाटा मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। गिवन डाटा में हमारे पास वेट गिवन है इस बॉक्स का जिसको हमने W से डिनोट करना है, वो हमारे पास है 150 न्यूटन, और हमें एंगल गिवन है, ये एंगल जो इस स्ट्रिंग के साथ बन रहा है जिसको हमने 60 डिग्री से जो डिनोट किया हुआ है। तो हमने फाइंड करना है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, यानी कि T1 और T2 फाइंड करना है। T1 मतलब जो इस स्ट्रिंग के साथ है ये वाला, और ये वाला जो इस स्ट्रिंग के साथ ना ये जो उल्टा L है ना ये एक ही स्ट्रिंग है, चाहे आप T2 को यहाँ पे डिनोट कर लो चाहे यहाँ पे डिनोट कर लो, ठीक है, दो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये T2 है, तो हमने T1 और T2 जो है वो फाइंड करना है। तो हम इसका सोल्यूशन ले लेते हैं। तो सोल्यूशन करने के लिए हमें टेंशन फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिजोल्व द T1 इनटू इट्स इफेक्टिव कंपोनेंट एज शोन द फिगर। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ना इस T1 जो टेंशन T1 है ना इसको हमने इसके इफेक्टिव कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। तो कैसे कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं देखते हैं। ये हमारे पास है T1, ठीक है। अब मैं आपके सामने T1 को ना इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने लगी हूँ। ये है मेरे पास आया ये कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है ना इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वाई एक्सिस पे होता है ना इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। इस T1 को ना हमने इसके कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। अगर ये एक्स एक्सिस है ना, देखो आपको पता है ना ये हमारे पास होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पूरी वाली होती है एक्स एक्सिस की, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस का वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये आपको पता है ना। तो हमने ना अब ये देखें ये वाली जो होगी ना ये हमारे पास होगी अकॉर्डिंग टू दिस एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो होगी ना ये वाली ये वर्टिकल ये हमारे पास होगी वाई। तो हमने इस T1 को कंपोनेंट में सोल्व करना है ना, तो अगर ये एक्स एक्सिस है ना तो इसके सामने वाला भी एक्स एक्सिस होगा, यानी कि हमने ये जो T1 है ना ये यहाँ पे एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। हमारे पास क्या एंगल बन रहा था, हमारे पास एंगल बन रहा था, हमें गिवन था इसके अंदर 60 डिग्री एंगल बन रहा था यहाँ पे।
तो हमने इस T1 को जब कंपोनेंट में सोल्व करना है ना, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना, ये हमारे पास होगा T1 साइन थीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, अगर ये एक्सिस है तो सामने वाले भी एक्सिस होगा, तो मैं यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख देती हूँ T1 cos थीटा। यानी कि इस T1 का जो इफेक्टिव कंपोनेंट्स है ना वो दो हैं, एक है T1 साइन थीटा जो y एक्सिस पे बनता है, और दूसरा है T1 cos थीटा जो कि x एक्सिस पे बनता है। हमने इस T1 को इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया। अब आपने देखना है कि हमारे पास ना यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास था एक बॉक्स अटैच था, और इस बॉक्स का हमें वेट गिवन था 150 न्यूटन। अब हमने ना ये देखें दो इसके अंदर ना देखें, एक है हमारे पास कितनी फोर्सेस लग रही हैं, अगर हम बात करें तो हमारे पास एक आ गई है T1 cos थीटा, ये वाली इसकी डायरेक्शन, अगर मैं इसके सामने ड्रॉ करूँ इसकी डायरेक्शन ये वाली है, और इसकी डायरेक्शन ये वाली है, इस तरह डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्स लग रही है, एक लग रही है T1 cos थीटा, और एक ये फोर्स लग रही है T2। देखिए ये भी एक्स एक्सिस पे है, और ये वाली फोर्स यानी कि यहाँ पे दोनों सेम है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, दो फोर्सेस लग रही है एक्स एक्सिस पे। एक है T1 cos थीटा और दूसरी फोर्स है T2, यानी कि ये T2 और ये T1 cos थीटा ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। और दूसरी वाई एक्सिस पे कितनी फोर्स लग रही है, दो फोर्स लग रही है, एक वेट जो डाउनवर्ड लग रहा है 150 न्यूटन, और दूसरा क्या लग रहा है T1 साइन थीटा। ये वाई एक्सिस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, वेट और T1 साइन थीटा, और दूसरी जो दो एक्स एक्सिस पे जो फोर्सेस लग रही है वो T2 और T1 cos थीटा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। इस तरह से ये ना करेंगी, ठीक है। अब फिगर से मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, ये लेट्स सपोज ये हमारे पास है ये बॉक्स जो ना यहाँ पे मैंने मतलब दिया हुआ है, ये फिगर 2 में ना ये दोनों फोर्स यानी कि T1 cos थीटा जिसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, T1 cos थीटा, और दूसरी जो है T2, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, जिसको हम एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी कह सकते हैं। और ये फोर्सेस है T1 साइन थीटा और W, ये फिगर 2 की ये वर्टिकल फोर्सेस है जो एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। ये मैंने यहाँ से उसको सेपरेट करके बता दिया ताकि आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो समझ में आ सके। तो अब हम इसको देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम हमें क्या कहते हैं, पिछला न्यूमेरिकल नंबर 7 था ना, सेम उस तरह का है ये भी। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम हमें कहती है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसलिए हमने ना फोर्स को उसके कंपोनेंट, इसको टेंशन को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया था। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें ना तो फिगर 2 को हम देखेंगे। फिगर 2 में देखिए ज़रा कि हमारे पास T2 की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए ये प्लस होगा, और T1 cos थीटा की डायरेक्शन की साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। तो आपके पास जो फिगर आएगी ना, आपके पास आएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम, एक्स एक्सिस पे जितनी फोर्सेज लग रही है वो 0 होनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे दो फोर्सेज लग रही हैं, एक लग रही है T2 जो जमा की होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन है, इसलिए ये जमा की होगी T2, और माइनस T1 cos थीटा होगी, ठीक है, माइनस T1 cos थीटा। तो आपके पास ये आ जाएगी T2 माइनस T1 cos थीटा इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई है। अब हम ना ये इसको इसकी बात करते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। वाई एक्सिस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, आप लिखना है फ्रॉम फिगर 3। फिगर 3 में हमें कहा जा रहा है कि एक लग रही है हमारे पास T1 साइन थीटा जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है वो वाई एक्सिस होगा जमा का, और जो डाउनवर्ड है वो होगा नेगेटिव। तो आप लिख दोगे T1 साइन थीटा माइनस W इक्वल टू 0। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए दरम्यान में माइनस आएगा, और डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस नीचे की तरफ, ये देखिए जरा वाई एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होगा। ये एक्स एक्सिस इस साइड पे नेगेटिव होता है इसलिए इसको नेगेटिव रखा था। तो हमारे पास आ जाएगा T1 साइन थीटा माइनस W इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, T1 एज इट इज, साइन थीटा की जगह आप 60 डिग्री पुट कर दोगे क्योंकि हमें गिवन था, माइनस W हमारे पास गिवन था 150 न्यूटन, गिवन डाटा में हमें ये चीज़ें गिवन है। गिवन डाटा में ना देखिए दो चीज़ें गिवन थी, W की जगह आपने 150 यहाँ पे पुट कर देना है, W हमारे पास आ गया 150, और थीटा की जगह आपने 60 डिग्री पुट कर देना है, 60 डिग्री। अब आपने ना कैलकुलेटर पे ना क्या करना है, सबसे पहले देखें ना 150 यहाँ पे नेगेटिव है ना, इक्वल कुछ सब हो जाएगा तो जमा का हो जाएगा,
ठीक है, आपने 150 को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाना, तो ये हो जाएगा 150। T1 साइन 60 डिग्री इज इक्वल आ जाएगा 150 डिग्री। अब हमें ना आपने कैलकुलेटर पे ना साइन 60 को साइन 60 जो है वो लेना है, तो साइन 60 की वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर पे आ जाएगी 0.866। तो 0.866 आ जाएगा ना, ये T1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल के साइड पे जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 0.866। अब आपने कैलकुलेटर पे ना 150 को डिवाइड करना है 0.866 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 173.2 और टेंशन का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। तो आपके पास T1 आ गया। आपके पास T1 आ गया, अब आपने T1 को ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपके पास T2 भी आ जाएगा। आप लिख दोगे पुट वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास आ जाएगा T2 एज इट इज माइनस एज इट इज T1 की वैल्यू पुट कर देनी है आपने, इसकी जगह 173.2 ब्रैकेट मस्त लगानी है और साथ के लिखा हुआ cos 60 डिग्री इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों को ना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने cos 60 डिग्री ले लेना है। जब आप cos 60 डिग्री लोगे ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 173.2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86.6। इक्वल की जगह पे इक्वल और जीरो की जगह पे जीरो, माइनस की जगह -8 और T2 एज इट इज। अब आपके पास ना ये नेगेटिव है ना, जब इक्वल की साइड पे जाएगा तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 86.6 न्यूटन। तो हमारे पास जो है वो दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो आ गई, T1 हमारे पास आ गया 173.2 न्यूटन और T2 हमारे पास आ गया 86.6 न्यूटन। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल कंप्लीट इसी चैनल की प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।